सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, 2 रोज़ बाद बजट 2021-22 पेश किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये नया बजट नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पेश करेंगे। ये बजट कितना रिलीफ होगा आवाम के लिए और अपोजिशन इसको किस तरह से लेती है, ये आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कुछ दस्तावेज़ सामने आई हैं वो बता दूँ कि जो वफाकी तरक्याती बजट का हजम है वो 900 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है और साथ ही साथ एक इजलास भी जो है वो बुलाया है वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम का, जिसमें ये जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरीके से बजट होगा, उसमें क्या अहम नकात होंगे और ये बजट किस तरह का होगा। साथ ही साथ जो काबीना डिवीज़न है उसने 56 अरब 2 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट उससे मिलेगा। एविएशन के लिए तकरीबन 4 अरब 29 करोड़ का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया है और वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। वजारत तालीम और तरबियत के लिए तकरीबन 9 अरब रुपए का ये बजट तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया है और वजारत ख़जाना तरक्याती कामों पर 94 अरब रुपए खर्च करेगी। ये तो मंदरजात होते हैं, ये फिगर्स होते हैं। जब बजट आता है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स में ये दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मामलात होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो बजट दिया जाता है, जो बताया जाता है, वो मिलता नहीं है, मिलता है तो खर्च नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असल है मामला अभी बजट मंजूर कराना हुकूमत के लिए। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मामला ठीक रहें, फिर अपोजिशन भी जो है वो क्या सोच रही है, इसी पर हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब से में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अख्तुंज़ा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेहमान भी हमें आपसे कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। उस्मान साहब, ज़ाहिर है आप लोगों का तकरीबन चौथा बजट है और शौकत तरीन साहब हैं वज़ीर ख़जाना जो कि बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो असल हुकूमत का चैलेंज है वो है महंगाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और साथ ही साथ ज़ाहिर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो मुस्बत इशारियत दे रही हैं। जो GDP मनफी में थी अब वो 3.94 पे आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये होता है सारा ना नंबर गेम का गोरख धंधा। असल मामलात कुछ और होते हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होता है जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं बजट की वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इस डॉक्यूमेंट से हट के हुकूमत की क्या प्लानिंग है? 2 साल है हुकूमत के पास, ये महंगाई जो उसके लिए असल बड़ा चैलेंज है, इसके लिए आप लोग क्या इकदाम करने का सोच रहे हैं और इस बजट में कितना रिलीफ होगा एक आम आदमी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया और लगारी साहब को भी हमारा सलाम पहुँचे। देखिए, मसला ये है कि आज जब हम अपना चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं सुमैया, तो मैं थोड़ा सा आपको माजी के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई तब में और उस पहले बजट में और जो हमें विरसे में मिला उसमें और आज जब हम ये बजट पेश करने जा रहे हैं क्या फ़र्क है। देखिए, जब हम आए हमें जो विरसे के अंदर मुआशी सूरत हाल मिली थी वो ये थी कि पाकिस्तान 20 अरब अमरीकी डॉलर के मालियाती खसारे में डूबा हुआ था। जब मैं 20 अरब US डॉलर का मालियाती खसारा कहता हूँ तो जो मेरा टेलीफोन है ना ये उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसकी जमा तफरीक ख़त्म हो जाती है। ये था मालियाती खसारा। 60 अरब डॉलर का तजारती खसारा था, डिसबैलेंस था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर। एक्सपोर्ट्स जो थी वो श्रिंक होकर चली गई थी ज़मीन की पाताल के अंदर और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो आ गई थी हमारे सर के ऊपर। तो 60 अरब अमेरिकी डॉलर का इसमें डिसबैलेंस था। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के जो बाहर बैठे लोग थे वो फॉरेन रेमिटेंसेस की मदद के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे थे। 17,000 अरब रुपए का 17,000 अरब रुपए का पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ था। फैसलाबाद में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे तरीन बिजली की कमिटमेंट जो थी इस गवर्नमेंट ने पिछली ने की थी। शॉर्ट टर्म जो बोरिंग थी, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आपके एयरपोर्ट्स, आपके रेडियो स्टेशंस, आपकी कौमी जो अहमियत के इदारे हैं वो रखे गए थे गिरवी। आज सूरत हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप चौथा बजट पेश कर रहे हैं आज 3.9 के हिसाब से पाकिस्तान की शरह नमू है अल्हम्दुलिल्लाह। 4.
5 तक इंशाल्लाह अगले साल की स्पेकुलेटेड है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये मालियाती खसारा पहले बता दें, उसका तो आपने बता दिया पहले कितना था, आज कितना है, तिजारती खसारे में इजाफा आज कितना है, दूसरा आपने कहा 17,000 अरब रुपए कर्ज था, तो कर्ज आज कितना है, जरा ये 3 चीजें मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी जी, इसमें यही मैं उसी तरफ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम अल्लाह के फजल के साथ पाकिस्तान के लोगों की दुआएं लिए खड़ी है। आज आपका मालियाती खसारा नाम की चीज़ क्रॉस हो चुकी है। पाकिस्तान के मुआशियात की ज़ुबान के अंदर मालियाती खसारा मनफी ख़त्म हो गया है। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कमो बेश 1 अरब अमरीकी डॉलर के सरप्लस में खड़ा हुआ है। कितने साल के बाद? 21 साल के बाद। 21 साल के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रेडीमेड जो आपकी गुड्स हैं, जिसके अंदर आपकी कॉटन की एक्सपोर्ट्स हैं, फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री रिवाइव की है 17 साल के बाद। वही इंडस्ट्री जो किलो के हिसाब से अपनी मशीनरी बेच रही थी, 17 साल के बाद 5 लाख नई नौकरियां पैदा करके 26% एक्सपोर्ट में इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने किया है। मुझे आपको यहाँ पर रोकना इसलिए पड़ेगा कि आप गलत फिगर्स दे रहे हैं। जो तिजारती खसारा है उसमें 30% इजाफा हुआ है और रवा माली साल के इस 9 माह में मालियाती खसारा भी 3.6% बढ़ चुका है। सर वो चीजें हैं जो मोटी मोटी हैं और ये मोटी मोटी चीजों में जाहिर बात है अगर सुमैया सर मैं सुमैया थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ। मैं भी आपको फिगर दे रहा हूँ जी, मेरी सुनिए। हाँ। मालियाती खसारा जो है पाकिस्तान का ख़त्म हो के 880 जो है वो सरप्लस के अंदर है, जो कमोबेश 1 अरब US डॉलर बनता है। जो आपका तजारती खसारा है उसका डिसबैलेंस मैंने आपको बताया कि 60 अरब डॉलर का था, रिड्यूस हो के 21 बिलियन पे आ गया है वो जो खसारा था। देखिए ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह ताला अगले साल के अंदर, जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है अभी 26% की इंक्रीज के ऊपर है। जी मैं आपको वो फिगर दे रहा हूँ जो हमारी हुकूमत ने जी 22% जी। हाँ। जी नहीं 22% इंक्रीज पे है, लेकिन 60 से वापस आया है। 22 अरब की अभी बाकी है हमारा डिसबैलेंस जो है, 60 से वापस लेके आए हैं हम। जहां से वापस लेके आए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और मैं आपको आखिर में ये बताऊं, देखिए ये जो बजट है इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है, जो आम आदमी है, उसको एक वाक़तनी हकीकी रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा। और जब आपकी जो शरह नमू है और ये पूरी सुमैया देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस है और बात करना, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका समेत बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी तमाम की जो मुआशियत हैं वो सुकड़ी हैं कोरोना के अंदर। पाकिस्तान और चीन की वहाँ दुनिया के अंदर मुआशियतें हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल के साथ ऊपर लेके आया है। तो ये भी आप याद रखें कि अब जो शरह नमूज स्पेकुलेटेड है, हम नहीं कह रहे आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्म कर चुकी है। हमने महसूलात ज़र के अंदर टैक्स के अंदर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू इस हुकूमत ने इकट्ठा ऐसा ही है सर। ये 17% GST आवाम पे करती है। लीवी टैक्स की मद में जो एक तरह का भत्ता आवाम की जेबों से लिया जाता है, उससे ये सारा रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। लेकिन उसके बावजूद मालियाती खसारा है। जुलाई से मार्च तक के अरसे हमने देखा था कि 16 खरब 52 अरब रुपए मुजमुई मुल्की पैदावार जो थी GDP वो बढ़ गई है, अब 3.94% पे खड़ी है। आपका हदफ कुछ और है, लेकिन ज़ाहिर है ये ज़ख्म मरहम नहीं है आवाम की। आवाम के ज़ख्म हरे हुए हैं क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि उसकी बहुत सी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। ये असल मामलात हैं। अच्छा ठीक है, हमें निसार चीमा साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ चीज़ें की उसी का कहा जाता है, PTI हुकूमत कहती है कि खुमियाजा भुगता, फिर कोरोना भी आ गया, सोने पे सुहागा। निसार चीमा साहब, आज हुकूमत की GDP जो कि पहले नेगेटिव ग्रोथ थी वो आज खड़ी है 3.94% पे। हुकूमत के आशारिये मुस्बत सिम पे नज़र आ रहे हैं। रुपया मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा कारोबार दिया है, पिछले दिनों 2 अरब से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। क्या आपके ख्याल में वाकई की हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ ही हैं? आप तायद करेंगे इसकी? देखिए सुमैया, हमारे अज़ीज़ दोस्त हमारे छोटे भाई बसरा साहब जो कुछ फरमा रहे थे, जिस तरह के अदाद शुमार पेश कर रहे थे, मेरा सवाल ये है, क्या इन जाली अदाद शुमार से अवाम का पेट भर सकता है? क्या कौम मुतमिन हो सकती है? देखें, गुजारिश ये है कि जब हुकूमती तर्जुमान जब ये कि जाली अदाद शुमार के गोरखबंदों में पढ़ के
ये साबित करने की सर कोशिश आप करते मुझे हैं बता दो, आपके पास भी फिगर्स होंगे, मैं नहीं, अपोजिशन को आज इसीलिए लेके बैठी हूँ, मैं आपको इसलिए काट रही हूँ कि एक अहम खबर आ गई है, फिर मैं आपसे आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स लेती हूँ कि आपके पास क्या है, हुकूमत गलत बता रही है। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। जी अब बताएं आप मुझे निसार चीमा साहब, ये फिगर्स जो हुकूमत दे रही है वो गलत हैं, तो आपके पास ऐसा अपोजिशन क्या फिगर्स हैं? नहीं, मेरी गुजारिश ये है सुमैया कि जब भी हुकूमती तर्जुमान बिल्कुल जाली आदाद-ओ-शुमार के जरिए साबित करते हैं कि मईशत बड़ी मुस्तहकम हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कर दिया है, तो अवाम जो है उनसे पूछते हैं, अवाम की ज़ुबान से ये कि ये मैं समझता हूँ कि ये अगर शेर की ज़ुबान मैं इस्तेमाल करूँ तो अवाम का सवाल ये होता है, अवाम की इल्तजा ये होती है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मुझे आपने क्या रिलीफ दिया पिछले 3 साल में, आपने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई और बेरोज़गारी की जो शक्ल आज है, इसकी तो हमारी मुल्क की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अवाम का जीना आपने मुश्किल कर दिया है, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम मुश्किल हो गया। आप देखें तो सही, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। देखें, जो हमारे दौर में 4% पे थी, अब 3 गुना बढ़ गई है। और अशियाए खुर्दनोश की जो महंगाई है, आप देखें तो सही, और अवाम की राय जो है, आप किसी राह चलते आदमी से पूछ ले, हमारे भाई छोटे भाई उस्मान बसरा साहब बाहर निकल के किसी आम आदमी से पूछे तो सही कि किस भाव बिक रही है। अवाम जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं PTA की क़यादत के बारे में, वो ज़ुबान मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। अवाम तो ये ढोलियाँ उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं और इनसे निजात के लिए दुआएं कर रहे हैं। सच्ची बात ये है, और ये कह रहे हैं कि बड़ी मईशत बड़ी मुस्तहकम हो रही है। सर आप मुझे फिगर्स दे देना, ये कहाँ कहाँ की बात कर रही है? आप मुझे फिगर्स दे दें, अगर इनके फिगर्स झूठे हैं। क्या ये चांद पे बसते हैं, किसी मरीख पे बसते हैं, क्या जमीन पे? अगर ये सर आपके पास ये फिगर होंगे ना, वाकिफ है, आपके पास फिगर्स तो होंगे ना। देखिए, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि महंगाई जो है, जो हमारे दौर में 4% पे थी, आज 3 गुना बढ़ गई है। क्या ऐसा नहीं है? वो तो सही है, हमें पता है। रोज की कीमतें जो है, हाँ, आपको पता है, और बेरोजगारी जो है, देखिए अब आप उसको छोड़ दे कि ये 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, ये है कि कितने लोगों से इन्होंने ये है कि इनकी छत छीन लिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई, जो आज हालत है। हो चुके हैं। चलें, पॉइंट टेकन। ये एक जनरल तनकीद है जो अपोजिशन करती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि ज़ाहिर अपोजिशन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स दे तो बेहतर हो जाता है, ज़रा ना बात करने के लिए फिर मवाद मिल जाता है। लगारी साहब, अगर हुकूमत वाक़ईतन एक मुश्किल दौर से गुजरी, हुकूमत का एक नैरेटिव रहा कि पिछली हुकूमतों के कर्ज़े ज़्यादा, मईशत का तबाह हाल, और उसके बाद आ गया कोरोना, पिछला बजट तो कोरोना की नज़र हुआ, लेकिन आज सूरत हाल खासी बेहतर नज़र आती है। जो बिजनेसमैन तबका है, जो सनतकार हैं, वो भी खासे पुरुम्मीद हैं। वो कहते हैं कि चीज़ें कुछ मुस्बत ट्रैक की तरफ जा रही हैं। एक आम आदमी के लिए रिलीफ तो नहीं है, ज़ाहिर है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन भी है, टैक्स कलेक्शन है, एक आम आदमी तो टैक्स भी देता है, और वो तो सुई से लेके हाथी तक पर टैक्स देता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको टैक्स नेट में लाना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? हुकूमत ने 2 सेक्टर्स पर बड़ी तवज्जो दी है। एक रियल इस्टेट इस पर सेक्टर पर तवज्जो दी, तामीरात के शोबे पर तवज्जो दी, और दूसरा टेक्सटाइल पर दी। अच्छा, टेक्सटाइल में तो असल ये हुआ कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों चले गए बहरान में कोरोना की वजह से, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को महफूज रखा। इस वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल के लिए ज़्यादा इम्कानात पैदा हुए, और हुकूमत ने कुछ फैसिलिटीज़ भी दी, और आपके यहाँ टेक्सटाइल का रिवाइवल हुआ। अब तो ये भी नहीं कोई सोचता है कि भाई टेक्सटाइल का रिवाज क्यों हुआ। पाकिस्तान दुनिया में टेक्सटाइल के सफ़े अव्वल में शामिल था। पाकिस्तान टेक्सटाइल की जो है वो गांठें भी एक्सपोर्ट करता था। पाकिस्तान बाकायदा एक टेक्सटाइल की इसकी कॉटन की एक्सपोर्ट की एक कारपोरेशन बनी हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बहुत शदीद ज़वाल की तरफ चला गया था। एक ये बेहतर हुआ है कि हम टेक्सटाइल सेक्टर में आगे गए हैं, और हमने वहाँ कम्पीट नहीं किया है, हमें खाली जगह मिली है और हमने जाकर उस जगह को पुर करने की कोशिश की है। रियल बात यह है कि अब पाकिस्तान आर्डर्स भी पूरे नहीं कर पा रहा है, टेक्सटाइल में जो स्कोप मिला है इनको वो बेहतर मिला है। और दूसरी बात यह है कि रियल इस्टेट में जो एक ख्वाब लेकर आए हैं 50 लाख घरों का, ये 50 लाख घरों पर हम लागत तो कर रहे हैं जी, बिजनेस एक्टिविटी बहुत बड़ी हुई है। हाँ। और लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, लोगों ने इसमें पैसा भी लगाया, हुकूमत ने भी कर्जे दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सारा कुछ हम कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
हम ये इसको बेचकर हम नई अपनी अपनी जो है एक्सपोर्ट्स की आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं, ये यहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर नई आने वाली हुकूमत की पॉलिसी अगर इससे हट गई तो वो लोग जो सरमाया लगा चुके हैं वो डूब जाएंगे। ये एक ये ख़तरा भी मौजूद रहेगा। तो ये एक इसकी अनसर्टिनिटी दोनों की, टेक्सटाइल की भी, अगर बांग्लादेश का रिवाइवल होता है तो वो आपके लिए कैसे जगह छोड़ देगा, तो वापस मार्केट में अगर इन होता है और इंडिया वापस आता है टेक्सटाइल में, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? हमने कौन से अपने जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, क्या हम उनको, या हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, क्या हम उसको सस्टेन कर सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सनतों को रिलीफ भी देना है, नई सनतें भी लगानी है, ज़ाहिर है ये भी मामलात हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सपोर्ट्स के बारे से हमारी हुकूमत को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। चट्टान साहब, सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा कि जी सिंध हुकूमत के साथ, सिंध के साथ, इस सूबे के साथ एक सौतेला सलूक किया जा रहा है वफाकी बजट में, और कम तरक्याती बजट रखा गया है, बजट कम दिया जा रहा है दीगर सूबों से मुतालिक। एक रिफ्ट है, एक तरफ ये है आप लोगों का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का, जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कि जी आप लोग तो लगाते ही नहीं है बजट, हमने तो पिछला बजट भी दिया था वो भी नहीं लगाया। तो ये जो एक रिफ्ट है ये हमें आगे भी नज़र आएगी, और बजट से मुतालिक आपके जो खदशात हैं वो बस इस हद तक हैं, या बाकी मामलात में जो हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त है उसकी आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ मामला ठीक जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, हमारे जो खदशात है ये हमारे सिर्फ सुबसंत के लिए नहीं है, ये खदशात हमारे पंजाब के लिए भी हैं, ये खदशात हमारी पुख्तनख्वा के लिए भी हैं, ये खदशात हमारे बलूचिस्तान के लिए भी हैं। और हम ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद, NFC अवार्ड के बाद, सूबों का जो हक बनता है वो किसी सूबे को अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं मिला है, और उसको मिलना चाहिए। सबके लिए हमारा मुतालबा ये है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो जाता है कि इमरान खान ने जो कराई की तर्जुमान रखे और वो जो झूठों के पलंदे बनाते हैं और वो गलत फिगर्स फिर अपने हमारे जैसे उस्मान जैसे भूले भाले बच्चों को देते हैं, और वो मीडिया पे जाके और वो झूठ का पलंदे पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग इस पे हंसते हैं, अनपढ़ लोग भी इस पे हंसते हैं। अच्छा। सुमैया, बजट का फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिगर्स चाहिए तो इसके लिए तो कोई माहिरीन बुलाए मईशत का। अच्छा। वो मुझे पता है, निसार चीमा साहब को पता है। अच्छा। और झूठ के अलावा उस्मान बसरा को भी नहीं पता है। अच्छा। नज़ीर लगारी साहब को पता होगा, वो सीनियर सहाबी है, शायद उनको होगा। आदादो शुमार तो सर हमारे पास भी हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो सर हम मीडिया के पास भी मौजूद हैं, ये हमारे पास हैं, मेरे सामने रखे हुए हैं, कुछ तो मुझे ज़बानी भी याद है। सुमैया, हाँ, आपको भी नहीं पता सुमैया, आपको भी नहीं पता, सिर्फ चट्टान को पता है। सुनते थे और लोग नहीं, वो कह रहे मुझे नहीं पता। काइंडली मेहरबानी करके 2 मिनट के लिए मुझे भी इस तरह के बगैर लुकमा सुने। जी बिल्कुल। मईशत का सिंपल सा फार्मूला है, अल्फाजों के गोरख धंधे से निकलते हैं, ये लोगों को उलझाना छोड़ देते हैं कि डिपिसिट और ये वो चीजें छोड़ दे। सिंपल फार्मूला है मईशत का। क्या आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किसी हुकूमत का मईशत मजबूत है या कमजोर है? अगर आपके खुर्द-नोश की चीज़ें लोगों को सस्ती कीमतों पे मिल रही हैं, सस्ती कीमतों के मतलब ये कि रीजन में हमारे साथ और भी बहुत सारे ममालिक हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अगर खुर्द-नोश की चीज़ें आपके लोगों को सस्ती कीमतों पे मिल रही हैं, दवाई सस्ती कीमतों पे मिल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो आप समझिए कि आपके मुल्क का मईशत ये मजबूत है। अगर आपके मुल्क में लोगों के चीज़ें महंगे मिल रही हैं, दवाइयाँ महंगे मिल रही हैं, एजुकेशन, आप खुद अंदाज़ा करें। इतना इसके लिए फिगर्स की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क के अवाम को चले, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, ये पॉइंट तो मैंने भी उठाया था, ब्रेक के बाद दोबारा उठाऊंगी कि 60% GST जो लोगों पर डाला गया है, लोगों की जेबों से वसूल किया जा रहा है, पेट्रोलियम की कीमतों पे जो पेट्रोलियम लीवी वसूल किया जा रहा है, क्या उसमें कोई कमी की जाएगी? बिजली की कीमतों में कहा जा रहा है, गैस की कीमतों में कहा जा रहा है कि कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या कमी की जाएगी? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।